आप सभी का स्वागत है। यद्यपि एक ये बहुत ही शीतल और बहुत ठंडी शाम है, जैसा कि आप महसूस करते हुए आए हैं, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आज होने वाला ये नाटक और आप जैसे कला प्रेमियों की जो गर्मजोशी है, इससे वास्तव में आज के इस प्ले के बाद आप सभी के एक बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति के साथ एक बहुत एक आनंददायक शाम होने जा रही है। तो आज अर्थ सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड द्वारा प्रस्तुत पत्थर नाम का एक जो नाटक है, ये बेसिकली एक वेस्टर्न प्ले है जिसका नाम द स्टोन है और इसको लिखा गया था इस्माइल चुनारा द्वारा और हिंदी रूपांतरण इसका किया गया है। जिसने इसको लिखा है वो है उमा झुंझुनवाला। और आज होने जाने वाले इस प्ले का नाम, जैसे कि आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पत्थर। इसमें केवल 2 पात्र हैं। उन पात्रों में एक पति की भूमिका में है जिनका नाम है रोहित यादव, और साथ ही उनकी पत्नी की भूमिका में जो मुख्य भूमिका में है वो प्रीति रावत है। निर्देशक हैं मनोज लीला भट्ट और सहायक निर्देशक हैं भरत कुमार। आप इस प्ले में जो बैक स्टेज में आपको म्यूजिक में दिखेंगे वो अनीता बिटालू और वेंकटेश नकुल, और साथ ही लाइट जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी लाइट आएगी तो उसके बाद आपको इसके इफ़ेक्ट्स पता चलेंगे, जिसमें हमारे दीपांशु जोशी जी इसमें लाइट की भूमिका में। और साथ ही इस प्ले के बैकग्राउंड में जिन्होंने सहयोग किया है उसमें जित्तू एंड अंजलि। और विशेष सहयोग में मैं नाम लेना चाह रहा हूँ भाव राबता नाट्य अकेडमी पिथौरागढ़ का, और साथ ही अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पिथौरागढ़। देखिए, ये जो प्ले होने जा रहा है ये बेसिकली हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोच और संगत इसकी थीम है। मतलब ये पूरा नाटक लिखा गया है इसी 2 बेस्ड के अंदर, सोच और संगत। आपने एक चीज़ सुनी होगी कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और संगत आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि अगर किसी आदमी को पहचानना है तो आप उसके फ्रेंड्स से आप उसकी तुलना कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि उसके दोस्त कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाटक इन्हीं चीज़ों का बेस्ड है। आप देखेंगे कि हम लोगों का जीवन में एक सोच कैसी होनी चाहिए और उसके बाद हमारी संगत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आप इस प्ले को देखने के बाद आपको ये सारी चीज़ों का भान होगा। और पुनः आप सभी को इस नाटक के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो हार्दिक बधाइयाँ हैं। और साथ ही दीपावली का पर्व बहुत ही नज़दीक है और ये पर्व उल्लास का पर्व है, ज्योत्सना का पर्व है, उजाले का पर्व है, और सबसे बड़ी बात है अंधकार को चीर कर उजाले को अपनी आत्मा में दीपित करने का जो ये पर्व है, इस पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही बाल दिवस भी आपकी दीपावली के दिन आ रहा है, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जितने भी गणमान्य प्रबुद्ध जन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबको प्रणाम करते हुए हम ले चलते हैं आपको इस प्ले की ओर। ओके, और आप सभी लोगों से मैं एक छोटा सा अनुग्रह करूँगा कि ये एक थिएटर है जिसमें माइक वाइक और इस तरह की चीज़ नहीं है और रिटेक नहीं हो सकता पिक्चरों की तरह। तो थोड़ा सा अगर आप इसको एरोप्लेन मोड में न भी डालें तो इसको आप साइलेंट कर दें अपने मोबाइल्स को और आनंद लें, क्योंकि जीवन में बहुत कम हमें ऐसा मिलता है, क्योंकि पिथौरागढ़ में ऐसा कल्चर कम ही है कि हम लोग इस तरह के थिएटर और इस तरह के प्ले देख लेते हैं। लेकिन आज भावराग ताल और अन्य ऐसे जितने भी हमारी अकादमीज़ हैं वो हमें इस चीज़ों को देने के लिए कटिबद्ध हैं। तो उन सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।
ओ प्यारे लबा में तेरी मीठी यार सवाल बज चुके हैं, जल्दी करो नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। मैं तैयार हूँ भाई। ये तुम्हारा लंच तैयार है। अरे करो ना मेरी लंच पानी की दो। पहले सारी उल्टी पुल्टी रख देते हो। इनको ऐसे नहीं। और ये तुम्हारा बैग। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो ना, हाँ। वो आते समय ना रहीम चाचा के यहाँ से मेरी साड़ी लेते आना। कितने दिन हो गए उनके पास ही पड़ी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं वापसी में ले आऊंगा। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है, तुम्हें याद तो है ना उनकी शॉप? चाचा हनुमान मंदिर के जस्ट बगल में। हाँ हाँ, मुझे याद है। और वो तुम्हारा चश्मा, तुम भी ना चश्मा भी कुछ और तो ही भूले। कुछ नहीं अरे भूला। बहुत सारा काम पड़ा है क्या? बाद में कर लेना। अच्छा सुनो ना, हाँ? मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को मैं कहीं बाहर खाने पे ले जाऊँ। खाने पे कहाँ? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज रहेगा। बाय डार्लिंग, शाम को मिलते हैं। बाय, अपना ख्याल रखना। हाँ, और बिल्कुल। हाँ, आने में देरी मत करना। ओके बाबा, बाय। बाय। डियर, क्या तुम हो? कुछ भूल गए क्या? इससे हमेशा ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं कुछ भूल जाता हूँ? अरे मैं कुछ नहीं भूला डियर। मैंने अपना ब्रीफकेस लिया और अपना लंच बॉक्स भी पैक किया है। मैं कुछ नहीं भूला। अब मैं बोला कुछ क्यों भूलने लगा? लेकिन वहाँ बगीचे में एक पत्थर है। पत्थर? बगीचे में? हाँ, ओफो, बगीचे में तो पत्थर होते ही हैं। लेकिन मेरा मतलब उन छोटे पत्थरों से नहीं है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, यानी कि एक बोल्डर। कहाँ? ठीक रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो देखो ना, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। अरे क्या मतलब? वो देखो, तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा? उन हाइड्रेंजेस की झाड़ियों के पीछे पूरी तरह से रास्ता रोके हुए। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा डियर, वहाँ कुछ नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। न जाने कौन ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है, और किसने रखा होगा उसे वहाँ। मैं उसे पार भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देखो, अब जब तक वो वहाँ से हटता नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। जिसने भी उसे वहाँ रखा है उसे वहाँ से हटाना होगा। मैं उसे कूदकर तो पार नहीं कर सकता, और उसके किनारे से होकर निकलने की भी कोई जगह नहीं है। जब तक वो वहाँ से हट नहीं जाता, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला बस। अरे पर वहाँ पर कुछ नहीं है डियर, रास्ता पूरी तरह से साफ है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि रास्ता साफ नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, एक बोल्डर, बड़ा और गोलाकार, ठीक वैसा ही जैसा हम पहाड़ों में या पहाड़ी इलाकों में देखते हैं। ठीक वैसा ही जगह जगह से पपड़ियाँ उतरती हुई। अरे वो बहुत मजबूत पत्थर है, चट्टानों जैसा। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ये धीरे धीरे टूटते हैं और घिसने लगते हैं। लेकिन ये जो पत्थर हमारे रास्ते पर है, ये इतने जल्दी टूटने और घिसने वाला नहीं है। मान लिया कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, तो तुम उसे एक तरफ कर सकते हो, ठेक कर उसे रास्ते से हटा सकते हो ना। वो एक बहुत बड़ा पत्थर है, यानी कि एक बोल्डर लगभग 1 टन का होगा। और मेरे हाथ बड़े नाजुक हैं, ऐसे कामों के लिए थोड़ी ही बने हैं। और वैसे भी उसे मैं क्यों हटाऊं? वो मेरा काम नहीं है, मेहनत मशक्कत वाला काम है वो। और मेरे हाथ ऐसे कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं बने। ठीक है, मेरे हाथ ऐसे कामों के लिए बने हैं। मैं आती हूँ तुम्हारे साथ, चलो दोनों मिलकर हटाते हैं पत्थर को। तुम्हें सचमुच कुछ नहीं दिखाई दे रहा? नहीं डियर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तुम देखो ना, आओ मेरे साथ। वो देखो, वो ठीक गेट से पहले, गेट के सामने पूरी तरह से रास्ता घेरे हुए। नहीं डियर, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, बस तुम उसे नहीं मान रही हो, और नहीं वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तुम्हें वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम उसे देखना नहीं चाहती। अगर तुम ये मानोगी कि पत्थर वहां पर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, मटमैले पीले रंग का, जगह जगह से पपड़ी उतरी हुई।
तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि बोल्डर की कैसे जगह जगह से पपड़ियाँ उतरती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे जिस्म से हमारी चमड़ी उतरती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो पत्थर की पपड़ी होती है वो सख्त होती है, बस। आई एम सॉरी डियर, पर मैं सच कहती हूँ, मुझे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वेल, मुझे लगता है अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, या तो तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम्हारी नजर कमजोर है। देखो, बात दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ है, तब भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा हो। अच्छा ये बताओ, ये कितनी उंगलियां हैं? ये क्या बकवास है डियर? चलो बताओ मुझे कि कितनी उंगलियां हैं। क्या अंगूठा नहीं, सिर्फ उंगलियां। क्या पागलपन है, 4 है और क्या। और अगर बाहर बोल्डर पड़ा हुआ होता तो पोस्टमैन ने उसे कैसे पार किया, बताओ मुझे। तो मुझे क्या पता कि पोस्टमैन ने उसे कैसे पार किया, हो सकता है उसके ऊपर से कूद कर गया हो। और अगर पोस्टमैन ने ऐसा किया तो वाकई बड़े जोखिम का काम किया पोस्टमैन, क्योंकि उसके पास वो चिट्ठियां, वो पैकेट्स और वो भारी बैग। खैर, ये उसका नजरिया है, मुझे उससे क्या लेना देना। उसने डाक पहुंचानी है घर तक, अब वो अपना काम कैसे करता है ये उसका सरदर्द है। मुझे लगता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसे यहीं रहने दो, मैंने बोला इसे यहीं रहने दो। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? क्या इसलिए कि मैं उस बोल्डर को कूदकर पार नहीं करना चाहता? नहीं बाबा। लेकिन मैं उस बोल्डर को कूदकर फालतू में क्यों पार करूं? देखो, अगर पोस्टमैन ऐसा करता है तो करे भाई, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस पोस्टमैन ने अपना बीमा पहले से करवाया हुआ होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले अपने कर्मचारियों का बीमा पहले ही करवा देते हैं, ताकि कुत्ते के काटने पर या छोटी मोटी दुर्घटना होने पर उन्हें इलाज कराने में परेशानी ना हो। प्रीमियम भरने की उनकी हैसियत है भाई। और मैं कोई ये डर कर नहीं कह रहा हूँ, डरपोक और मैं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं फिजूल में उस बोल्डर को कूदकर क्यों पार करूं? और वैसे भी ये कूदना फादना ना हमारी तहजीब के बिल्कुल खिलाफ है। अगर हम कहीं छुट्टियां मना रहे होते तो ये सब चल जाता, क्योंकि छुट्टियों में हर कोई इंसान उल जलूल हरकतें करता है। लेकिन यहाँ मेरे बगीचे में नहीं। अगर कूदते वक्त मेरी गर्दन टूट गई तो तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारा और बच्चों का क्या होगा? बच्चे वो भी सुबह स्कूल गए थे, पर उन लोगों ने नहीं बताया कि बाहर एक बड़ा सा बोल्डर पड़ा हुआ है। और अगर बाहर बोल्डर पड़ा हुआ होता तो क्या इस बात का जिक्र वो हमसे नहीं करते? लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम जानती हो ना, बच्चों को बस मिल गई उनको एक अजीब सी चीज खेलने के लिए, और कूद रहे होंगे उसके ऊपर से। वैसे भी शरारती हरकतें करना बच्चों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऐसी बचकानी हरकत तो बिल्कुल नहीं करने वाला। और मैं करूँ भी क्यों भाई? और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा हुआ करता था, और मैं क्रिकेट में बहुत अच्छी हुआ करती थी। चलो हाथ दो मुझे। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा तो हूँ, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में स्कूल में खेल कूद में बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अब उन सब के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वैसे मैं चाहूँ ना तो उस बोल्डर को कूदकर यूं पार कर सकता हूँ, अच्छा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल पूरा का पूरा छिछोरापन लगेगा, और मेरे लिए वो इस हाल में खराब भी हो सकता है। ये लो। ठीक है, तुमने सोच ही लिया है कि तुम ऑफिस नहीं जाना है, तो कम से कम मुझे फोन करके बता दो कि आज तुम ऑफिस नहीं आओगे। हाँ, मैं उन्हें फ़ोन कर देता हूँ कि मैं आज ऑफिस नहीं आता, कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। क्या मैं उन्हें फोन करके बता दूं कि आज तुम ऑफिस नहीं आओगे, या यूं कह दो कि तुम्हें बुखार है, तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम ऐसा क्यों कहोगी और तुम फ़ोन क्यों करोगी? देखो, मैं उन्हें साफ कह दूंगा कि बड़ा सा बोल्डर हमारे रास्ते में पड़ा हुआ है, मैं उसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। ना ही मेरी तबीयत खराब है और ना ही मेरे सर में दर्द है। तुम उनसे झूठ क्यों बोलोगी? ये सरासर एक सफेद झूठ लगेगा। मैं साफ कह दूंगा उन्हें कि एक बड़ा सा बोल्डर हमारे रास्ते में पड़ा हुआ है और मैं उसे कूद करके पार करके आने वाला नहीं। बस सिंपल सी बात, तबीयत खराब है, ये भी कोई बात नहीं। मैं तो बस तुम्हारी ही मदद कर रही थी। तुम झूठ बोलने को मदद करना कहती हो क्या? लाओ इसे मुझे दो। लंच रेडी है? लंच इसे यहीं छोड़ दो।
पर देखो मैं उनसे झूठ बिल्कुल नहीं कहता हूँ। क्यों भाई, ना मेरी तबीयत खराब है ना मुझे कुछ हुआ है, और मैं उनसे झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। ये कितना अजीब सा नहीं, कितना कमजोर बहाना लगता है काम पर न जाने के लिए। अब तुम काम पर न जाने के लिए ये बहाना दोगे कि बाहर एक बड़ा सा बोल्डर पड़ा हुआ है। कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा, और क्यों करेगा? कमजोर बहाना? हाँ, तो पता है कि मैं बहाने नहीं बना रहा हूँ। जब मैं उन्हें सच्चाई बताने जा रहा हूँ तो इसमें बुराई क्या है? इधर बैठो। क्या क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लगता है कि ये मौसम का असर है या ऑफिस के किसी काम को लेकर तुम परेशान हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सच में कैसे बेसिक टाइप की बातें कर रही हो? मैं अपने काम से भला क्यों परेशान होने लगा? मुझे अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग मेरे काम की वहाँ कद्र करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। वो वहाँ मेरा अपना एक रुतबा है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, और मैं उनसे झूठ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। देखो, सच हमेशा सच होता है, एक खूबसूरत सच, और मैं उनसे झूठ तो बिल्कुल नहीं कहने वाला। मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा और मैं उन्हें सब सच्चाई बता दूंगा। देखो, तुम फिक्र मत करो, तुम सब गड़बड़ कर दोगी और मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, करो फोन। हेलो, हाँ मैं मिस्टर रोहित बात कर रहा हूँ जी। देखिए, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। एक बहुत बड़ा सा बोल्डर हमारे रास्ते में पड़ा हुआ है और मैं उसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि वो वहाँ आया कैसे। हाँ, मेरी पत्नी मेरे साथ ही है। देखिए, कुछ कागजी काम बाकी है, मैं उसे घर पर ही पूरा करूँगा, क्योंकि जब तक वो वहाँ से हट नहीं जाता मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा जी। हाँ, मैं आपको फ़ोन करके खबर करूँगा जी। धन्यवाद। ऑफिस से था? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उन्हें वही कहूँगा जो सच है, और मैं कुछ दिन अब अपना काम यहाँ घर पर रहकर ही करूँगा। वो बोल्डर अभी तक रास्ते में पड़ा हुआ है। मैं सच में, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। बस मैं तुम्हें कैसे समझाऊं डियर कि बाहर कुछ नहीं है। जब तुम फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने अच्छी तरह से देखा था, रास्ते में कुछ भी नहीं है, रास्ता पूरी तरह से साफ है। देखो, मैंने उन्हें सब सच बता दिया, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, और जब तक वो पत्थर वहाँ से हट नहीं जाता मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। और देखा जाए तो यही सही भी रहेगा, क्योंकि आज जो सच और सही है वो रातों रात झूठ और गलत तो नहीं हो सकता ना। देखो, मैं झूठ गलत तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन बाहर रास्ते में डियर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। रास्ता पूरी तरह से साफ है। तुम्हें वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुमने ये सोच लिया है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। मुझे अब अपना काम करना है। तुम्हें चाय के साथ एस्प्रिन ला कर दूं? मेरे सर में दर्द नहीं है, लेकिन हाँ 11 बजे करीब तुम मेरे लिए चाय ला सकती हो। वैसे ऑफिस में तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ ठीक 11 बजे, और इसे यहीं छोड़ दो, इसे मैं लंच में खा लूँगा। इसे छोड़ दो। ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो गई है। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपना काम शुरू करूँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास भी करने को बहुत सारे काम होंगे। माफ करना, लेकिन मैं सच में बहुत परेशान हूँ। हो सकता है कि एक काम का दबाव हो। प्लीज डियर, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए कॉफी लेती आऊंगी, कुछ और चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है। इंसान कोई चीज नहीं देखना चाहता तो वो चीज उसे हरगिज दिखाई नहीं देती, चाहे वो पूरा दिन उसे आके फाड़ फाड़ कर घूरता रहे तब भी, क्योंकि उसके लिए वो वहां है ही नहीं। बस इतनी सी बात है। हाँ, वहां रास्ते पर एक बोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक रास्ते के बीचों बीच, लेकिन फिर भी उसे नहीं दिखाई दे रहा। भला इसमें मुश्किल क्या है? उसे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो उसे देखना ही नहीं चाहती है।
कॉफी ले आओ। अरे कौन दरवाजे पे बात? अरे मैं देखती हूँ, बैठो तुम। एक कॉफी। नहीं बच्चों नहीं, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुमने ये सोच लिया है कि वहां पर कुछ भी नहीं है। हम इसे सिलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। ठीक यही बात शोर के साथ और संगीत के साथ साथ भी लागू होती है। हम सिर्फ वही तो सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कैसे भीड़भाड़ वाले इलाके पर भी खड़े होकर आसानी से बातें कर लेते हैं ना, जबकि चारों तरफ ट्रैफिक का शोर और लोगों की कितनी आवाज़ें रहती हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी से उस अनचाहे शोर को निकाल कर फेंक देते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने इर्द गिर्द फैले इस शोर के समंदर में ही डूब जाएंगे। हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे मुताबिक चुनी हुई होती है। पसंदीदा आवाज़ें, पसंदीदा मंजर, यहाँ तक कि पसंदीदा जायका। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर है, पर तुम मानने को तैयार ही नहीं। मुसलसल यही कहे जा रहे हो कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सब एक साजिश जैसा लग रहा है, तुम सबकी मेरे खिलाफ एक साजिश जैसा। तुम्हारे मुताबिक तो वो पत्थर वहां है ही नहीं ना। सिर्फ बातें करने से क्या फायदा है? लेकिन नहीं, मैं ये जानता हूं कि वो पत्थर वहां है और यही मेरा सबूत है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वो वहां बाहर पड़ा हुआ है और पिछले एक हफ्ते से मैं यहां अंदर, और यही मेरा सबूत है। ऑफिस से हर रोज फोन आ रहे हैं और हर रोज मैं उनको सच्चाई बताए जा रहा हूं, लेकिन अगर वो मेरी इस बात का यकीन ही ना करना चाहे तो मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं? और अगर वो इस बात के लिए मुझे ऑफिस से निकाल भी देते हैं ना तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। बस ये सब मेरी एक कोरी कल्पना है, बाहर कोई पत्थर नहीं है। यही सब बातें हैं ना जो तुम्हारी माँ ने तुमसे कही होगी। क्या उसने ये सब कहा? वो मुझसे कहती है कि मुझे किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन अगर मैं बाहर निकल ही सकता हूं किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए, फिर तो मैं ऑफिस भी जा सकता हूं। क्यों नहीं? क्या भाई, लॉजिक तो यही कहता है। अब जरा बात को घुमा कर देखो कि अगर मैं किसी
डॉक्टर के पास नहीं जा सकता या मैं किसी ऑफिस में नहीं जा सकता तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाने के लायक भी नहीं हूँ। अब ये मोटी सी बात तुम लोगों के समझ में आई होगी, अब जाकर समझा दो अपनी माँ को भी, क्योंकि मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है, मैं एकदम सही हूँ। मुझे लगता है तुम लोगों का ना दिमाग फिर गया है, शायद इसीलिए रास्ते में पड़ा हुआ उतना बड़ा पत्थर भी नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को। तुम लोगों को अपनी आंखों की जांचें करवा लेनी चाहिए, सभी लोगों को। मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम दुरुस्त है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे कुछ हुआ है ना मेरी आंखों को, और ना ही मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। ये सब तुम सब लोग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम दोनों को भड़का रही है मेरे खिलाफ, लेकिन बेटा मेरा यकीन करो कि वो पत्थर वहां है और मैं ये जानता हूं, और यही मेरा सबूत है। और जब तक वो वहां से हट नहीं जाता मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, बस मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगा, मैं यही रहूंगा बस। और जब तक वो हटेगा नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। और ये मुझे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो वहाँ है और मैं ये जानता हूँ। अब ये बातें तुम लोगों के समझ में आ गई होगी, अब जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ जाओ तुम लोग यहाँ से। मैं देखती हूँ। और उनसे ये कह देना कि बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है हमारे रास्ते के सामने, ठीक दरवाजे के सामने। हाँ हाँ, उनसे यही कह दूंगी ना कि बहुत बड़ा बोल्डर पड़ा हुआ है बाहर। खुश? हेलो? इतने सारे बिल, इतने सारे खत, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कब तक हम इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे? इसमें परेशानी क्या है? हमें सिर्फ एक ही बिल तो चुकाना है, बाकी सारे बिल तो। बात सिर्फ बिलों की नहीं है, सारी चीजों की है। कौन सी सारी चीजें भाई? तुम्हें पता है कि मैं यहाँ घर पर क्यों हूँ? रास्ता बंद है मेरा, बस यही चीज तुम्हें नजर नहीं आ रही। अपना एक बड़ा सा मुंह बना के बैठी हो मेरे सामने बस। पूरे 1 महीने हो गए तुम्हें घर में बैठे, कहीं आना जाना नहीं है हमारा। बच्चे एकदम परेशान हो चुके हैं, सब कुछ बिखरने लगा है, क्या होगा हमारा? और इस तरह से तो तुम्हारी नौकरी भी बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। और कब तक वो तुम्हें यूं ही घर में बिठाकर तनख्वाह देंगे? मुझे बड़ी फिक्र होती है, तुम्हारी फिक्र, बच्चों की फिक्र। बच्चों को क्या हुआ? उन दोनों ने तो मैनेज कर लिया ना। मैनेज कर लिया? मैनेज कर लिया? मैनेज करना किसे कहते हैं माय डियर? अब मैनेज करने को यहाँ बचा ही क्या है? तुम साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? वो बहुत डरे हुए हैं, हर वक्त कानाफूसी करते रहते हैं, तुम्हारे बारे में पूछते हैं मुझसे। वो अब एकदम छोटे बच्चे तो नहीं रहे, सब कुछ समझ रहे जो कुछ इस घर में हो रहा है। और सच कहूँ तो मुझे भी डर लगने लगा है कि क्यों मैं बार बार बाहर देखती हूँ, क्या है बाहर? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। क्या बर्बाद हो जाएगा? देखो तुम्हारी सोहत अच्छी है, मेरी सेहत अच्छी है, तुम घर को अच्छे से संभाल रही हो, फिर क्या बर्बाद हो रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये? तुम्हें नजर आएगा भी नहीं। बताओ कि मुझे क्या नजर नहीं आ रहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं है देखने के लिए। हम सिर्फ इसी दायरे में घूमे जा रहे हैं बस। अरे थक गई हूँ इन सब से। और अब तुम्हारी बहन आने वाली है थोड़ा सा वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए। तो मैं उसे आने से मना तो नहीं कर सकता ना। और वैसे भी उसे अपने भतीजा भतीजी से मोहब्बत है भाई, हर साल आती है वो हमारे पास 1 हफ्ता गुजारने के लिए। मैं उसे मना तो बिल्कुल नहीं करूँगा, और वैसे भी वो तुम्हें परेशान तो बिल्कुल नहीं करती। माना कि परेशान नहीं करती है, लेकिन मैं नहीं संभाल सकती इस तरह के माहौल में। तुम समझते क्यों नहीं हो? इसमें है क्या समझने के लिए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है समझाने के लिए। मैं नहीं समझा सकती तुम्हें। फिर छोड़ो इस बात को। घर का सारा सामान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है। आज शाम मुझे मार्केट जाना है,
खाने में क्या पसंद करोगे? मेमने का गोश्त या फिर कुछ और? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। मेमने का गोश्त या फिर कुछ और? पेन दो मुझे। ठीक है, मेमने का गोश्त ही बढ़िया रहेगा। मेमने का गोश्त और पुदीने का सॉस। वाह, वैसे गोश्त बचा तो उसे सैंडविच बना लेना। वैसे पुदीने का सॉस तो है ना अपने पास? हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो मैं लेती आऊंगी। इसके अलावा कुछ और चाहिए तुम्हें? नहीं, बस ये चिट्ठियाँ पढ़ लो, फिर काम लेकर बैठूंगा। बहुत सारा काम बाकी है अभी करने को। ठीक है, कुछ और चाहिए होगा तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ। कुछ चाहिए होगा तो फोन कर देना। हाँ, बाय। बाय। और हाँ, घर का ध्यान रखना। बस तुम ठीक से जाना। बाय। तुम्हें क्या हो रही है? पानी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ तुम्हें? बाहर बाहर रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। मैं उसे पार ही नहीं कर पा रही थी। बाहर अब हम कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे भी घर में रहेंगे, तुम भी घर में रहोगे। मैं भी कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। वहाँ एक बड़ा सा बोर्डर पड़ा हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक दरवाजे के सामने, रास्ते के बीचों बीच। वो बहुत बड़ा पत्थर है, तो है वहाँ पर कोई पत्थर। बोलना तो बनता है। मतलब सचमुच ऐसा लगा कि पत्थर है तो नहीं, क्योंकि जब रियली जो लास्ट में प्रीति जी का जो चीज़ आई थी और रूमी जी ने जो भी अभिनय के द्वारा बताया, तो आपने देखा कि सोच और संगत का क्या प्रभाव पड़ा। तो आप दोनों और एक बार जोरदार तालियां सुनिए। बहुत शानदार। एक बहुत छोटे समय में पूरी पिक्चर हम लोगों ने देख ली और अभिभूत हैं, और आप लोग महसूस कर रहे होंगे कई चीज़ें जो होती हैं वो हम महसूस करते हैं, जिनको शब्दों में बयान नहीं करते हैं। वही चीज़ आज हुई है। वंस अगेन बहुत सुंदर प्रस्तुति आप दोनों की, और बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको एक सेनिटोरियो बनाया, और लाइटों का, और विशेष मैं आगे नाम लेना भूल गया था, हमारे सिटी पिथौरागढ़ चैनल चलाने वाले हेमराज मेहता जी का, आपका भी विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही पुनः अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का धन्यवाद, और भावराव ताल से हमारे बीच निदेशक कैलाश जी और उनकी पूरी टीम, और आगंतुक और सम्मानित सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि हम लोग बहुत एक अच्छी चीज़ देखी, और आशा करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन में आते रहें। और सोच और संगत का प्रभाव कैसा रहता है हमारे जीवन में, ऐसा न हो इसके लिए भी हम परिपक्व रहेंगे। तो ठीक है,